मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की डायरी विद्या में लिखी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध एक निबंधकार, कहानीकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। ये उनकी डायरी विद्या में लिखी गई रचना है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक। मुक्तिबोध को प्रगतिवाद का कवि कहा गया है, परंतु मुक्तिबोध ने अपने को हमेशा प्रगतिवाद से अलग रखा। मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी में मध्य प्रदेश में और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। उनके पिता का नाम माधवराव और माता का नाम पार्वतीबाई था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी, मध्य प्रदेश में ही। इनकी कविताओं में मुख्य रूप से बिंब, फैंटेसी, आत्मसंघर्ष ये मुख्य रूप से दिखता है। इनका व्यक्तिगत जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। इनके जीते जी कोई भी इनकी रचना प्रकाशित नहीं हुई। इन्हें कोई भी ख्याति इनके जीते जी इन्हें नहीं मिली और इनका कवि जीवन जो था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था और यह जीवन इनका काफ़ी कष्ट में बीता। परंतु इनकी मृत्यु के बाद इनकी रचना प्रकाशित भी हुई, इन्हें पढ़ा भी जाने लगा, इन पर बहस भी होने लगी। इसके अलावा इस पे आलोचना भी होने लगी और रिसर्च भी होने लगे। यानी इन्हें ख्याति जो मिली वो इनकी मृत्यु के बाद मिली। अब लोग इन्हें समझने लगे थे, इनकी रचनाओं को समझने लगे थे और उसमें छिपे गूढ़ तत्वों को खोजने लगे थे। आज का हमारा विषय है इनकी डायरी। असल में डायरी भी गद्य की ही एक विधा है। इसमें लिखने वाले को ईमानदारी रखनी पड़ती है, क्योंकि यह एक आत्मविवेचना है। व्यक्ति स्वयं अपने अनुभवों, सोच, भावनाओं आदि को लिखित रूप में संचित करता है, इसलिए इसमें ईमानदारी ज़्यादा ज़रूरी है। डायरी बेहद निजी होती है। इसमें तिथि, सन ये सब अंकित करने होते हैं और घटनाएं तिथि अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती हैं। उनमें एक लय रहती है। इसमें लेखक की भावनाएं, अनुभव, विचार और प्रतिक्रिया अंकित होती है। आइए अब हम इसकी समीक्षा देखते हैं। होता कुछ यूँ है कि लेखक अपने मित्र यशराज, जो कि एक सुशिक्षित बेरोजगार वकील भी थे, पर उनकी दलीलें चल नहीं रही थी, फलस्वरूप वे लोगों के हंसी के पात्र बने हुए थे। लेखक को अपनी डायरी की गुणवत्ता का परीक्षण करवाने के लिए ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो पूरे फुर्सत में हो। यशराज ने डायरी को पूरी तरह पढ़ा और लेखक की जिज्ञासा पर निराशा फिरते हुए कह दिया, यह बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ पर इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच होती है और व्यक्ति की सोच उसकी अपनी परिस्थिति से निर्धारित होती है। यहाँ लेखक को अपनी डायरी एक अलग सोच, विचार, परिस्थिति और क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को सुनाना और यह अपेक्षा करना कि वह प्रशंसा करेगा, यह अनुमान ही अपने आप में गलत था। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि लेखक अपने मित्र के द्वारा डायरी के बारे में निराशापूर्ण बातें सुनकर समझ जाता है कि ऐसे ही तो लोग उनकी डायरी विद्या का मूल्यांकन करेंगे और उसे खारिज कर देंगे। यानी कि बचपन की परिस्थिति और वो डर, जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में नया होता है और दूसरों से राय लेता चलता है, अपने आप पर भरोसा नहीं रहता कि मेरी स्थिति क्या है, वो अपने आप को आकलन नहीं कर पाता कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे अपने आप को और कितना संवारने की, निखारने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्राइमरी के बच्चे की तरह, और बड़े होने की इच्छा जिसमें ज़्यादा आत्मनिर्भरता होगी। पर असल में ऐसा होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे प्रौढ़ता आती जाती है हमारा संघर्ष आंतरिक और ज़्यादा भावात्मक होता चला जाता है। अब आत्मा दिनों दिन ज़्यादा असंतुष्ट होती चली जाती है और यह आदमी को भीतर ही भीतर धीरे धीरे खोखला करती चली जाती है। अब बात करें तो यशराज के शब्द लेखक की व्यक्तिगत ईमानदारी पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, जो बिना किसी लाग लपेट के होनी चाहिए, वरना यह ईमानदारी नहीं है। यानी यशराज कह रहे थे कि अपनी भावात्मक बातें आपने कह दी, पर आपने मुख्य बात जो वस्तु परक बातें थी उसे आपने क्यों छिपा लिया, और अगर छिपा लिया तो इसका मतलब है कि यह ईमानदारी नहीं है।
जिन चीज़ों से प्रभावित होकर आपने अपने भाव को व्यक्त किया, उन बातों को आपने अनछुआ क्यों रख दिया? यानी अगर वस्तुपरक चीज़ों से आप अनजान हो जाते हैं, सिर्फ अपनी भावना को अपने रचना का विषय बनाते हैं, तो यहाँ पर आपकी ईमानदारी नहीं है। लेखक ये समझ रहे थे कि मैंने बहुत अच्छी रचना की है, जब ये मेरे मित्र हैं, जब मैं इन्हें सुनाऊंगा तो यह मेरी प्रशंसा के पुल बांध देंगे कि मैंने इतना अच्छा कैसे लिख लिया। पर होता इसका उल्टा है। और इसी बात पर लेखक को अपने पिता की नसीहत याद हो आती है कि सीखना जीवन भर पड़ता है। और ये बात कहीं ना कहीं उन्हें सच भी साबित होती हुई दिख पड़ रही थी। पर लेखक असमंजस में पड़ जाता है कि डायरी ईमानदारी से अगर लिख दी जाए, इसमें सीखना क्या और कैसे? अपनी भावना को ही तो व्यक्त करना है, तिथि अनुसार, समय अनुसार, पर फिर इसमें सीखना क्या होता है और कैसे हो सकता है? यह बातें लेखक को समझ में नहीं आई। यशराज आगे कहने लगे, काव्य केवल आत्मपरक नहीं बल्कि वस्तुपरक भी होना चाहिए। यशराज कहते हैं, मध्यकालीन काव्य में भी यही हुआ, सिर्फ वस्तुपरक काव्य पर ही जोर दी गई, कुछ अपवादों को छोड़कर, और भाव पक्ष पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि छायावाद में आत्म पक्ष को ही प्रधानता दी गई और वस्तु पक्ष को गौण कर दिया गया। यशराज आगे नई कविता के बारे में कहते हैं कि नई कविता को साहित्य और संस्कृति में अपनी नई भूमिका निभानी है। उसे काव्य की प्रकृति तथा शिल्प में आत्म पक्ष का तालमेल स्थापित करना होगा। यशराज की तर्कपरक बातों के सामने एक बारगी तो लेखक जैसे आत्मसमर्पण कर देते हैं। यशराज अपनी बातों से लेखक की एक तरह की प्रवृत्ति यानी ढर्रे पर चलने की बात करते हैं कि सभी एक दूसरे का पूंछ पकड़कर एक ही लय में चलने लगते हैं। यशराज कहते हैं कि जब आप किसी वस्तु तत्व के बारे में अपनी मानसिक प्रतिक्रिया देते हैं तो वस्तु तत्व की अवहेलना क्यों करते हैं? आप सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वस्तु तत्व को आप क्यों छोड़ देते हैं? लेखक का तर्क था कि काव्य सिर्फ भाव आधारित होता है। इस पर यशराज कहते हैं कि यदि आपका ज्ञान और बोध ही सही नहीं हुआ तो भावना के बल पर काव्य की इमारत जो आप बनाएंगे वह भी गलत होगी। जहां आप वस्तु तत्व का सही आकलन करेंगे तब अपनी मानसिक प्रतिक्रिया देंगे, अगर यह नहीं है तो आपकी प्रतिक्रिया में सच्चाई नहीं होगी। लेखक इस उलझन में पड़ गए कि यदि वस्तु तथ्य के प्रति आप मानसिक प्रतिक्रिया दें तो यह तथ्य सही है, इसकी कसौटी क्या होगी? कभी सोचते हैं कि जब कुछ लिखा जाता है तो भाव ही व्यक्त होता है, परंतु गौण रूप में वस्तुपरकता मौजूद रहती है। ध्यान में तो वस्तुपरकता होती है, पर उस वस्तुपरकता के प्रति संवेदना काव्य में व्यक्त होती है। पर कुछ कवि अपनी सहज प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त न कर ढोंग सवांग रचते हैं। वो ही भाव व्यक्त करते हैं जो लोगों को भाए, जो लोग सुनना चाहते हैं। मिथ्या बातें सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं जब वही बातें कवि सुना रहा है तब वह भाव व्यक्त नहीं कर रहा है, सही बात नहीं लिख रहा है, बल्कि वह सचमुच में ढोंग और स्वांग रचा रहा है। ऐसे लोग अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को संशोधित कर चित्रित करते हैं। मुक्तिबोध के मित्र के साथ उनकी जो बातें होती है, सारी बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि यशराज असल में लेखक का अपना मानसिक पक्ष है, जो उनके भीतर ही बैठा एक वस्तुपरक चरित्र है, जो वस्तुपरक और भाव पक्ष के तालमेल और कुछ कवियों की झूठी अभिव्यक्ति करने के रवैये का विरोध कर रहा है। असल में कवि ने अपना ही चित्र यशराज के रूप में व्यक्त किया है। यशराज का नाम लेकर कवि सहज ही अपनी बातें व्यक्त कर देता है और अपना अव्यक्त विरोध भी दर्ज कर देता है। यानी कि मुक्तिबोध का आंतरिक मन खुद उनसे बहस करता है, खुद ही उन्हें उनके काव्य को रिजेक्ट कर देता है और बार बार उन्हें खुद को संवारने के लिए मजबूर कर देता है। उनका संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं है, उनका संघर्ष अपने भीतर छिपे सच्चाई को देखने की, जो हर सच्चाई को मुक्तिबोध लोगों को उसी रूप में सामने रख देना चाहते थे, किसी तरह का लाग लपेट के बगैर। वही बातें उन्होंने यशराज को माध्यम बनाकर यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। हमें इस डायरी को समझना होगा कि असल में मुक्तिबोध ही यशराज हैं
और ये राज ही मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध का संघर्ष यही था, अपने आप से उनका संघर्ष था। समाज के सामने वो सच्चाई को रखना चाहते थे, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी श्रृंगार के, बनावट के। यही इस डायरी का संदेश भी है। इस कहानी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर यह अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।